पीबीयू एफआईयूजीपी सेमेस्टर 5 वालों के लिए मेजर 11 इतिहास का पीबीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जितना क्वेश्चन लिया गया सबका सब इंपॉर्टेंट है, तो आपको सब क्वेश्चन कर लेना, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि झारखंड में अंग्रेजों के आगमन के कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए तो आंसर समझेंगे कि झारखंड में अंग्रेज सबसे पहले जो है वो 1767 ईस्वी में कहाँ आए थे, तो सिंभूम के रास्ते आए थे, ठीक है। यानी पूर्वी जो हमारा सिंभूम है वहीं से आए थे अंग्रेज। इसका मुख्य कारण क्या था कि 1765 में अंग्रेजों को बंगाल और बिहार से टैक्स वगैरह वसूलने का अधिकार मिल गया। झारखंड का क्षेत्र बिहार से ही सटा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने अपने व्यापार को सुरक्षित करने, यहाँ के राजाओं से टैक्स वसूलने और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इस पहाड़ी और जंगली इलाके में प्रवेश किया था, यानी झारखंड में प्रवेश किया था, ठीक है। देखिए आगे पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि अंग्रेजों के आगमन का क्या क्या कारण था। तो देखिए झारखंड में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के कारण निम्नलिखित हैं। पहला हो गया आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखेंगे तो देखिए राजस्व यानी कि जो टैक्स वगैरह उसका दायरा बढ़ाना। तो दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र लक्ष्य यही था कि राजस्व को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम करना, यानी टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, ठीक है। वे जानते थे कि झारखंड के राजा और जमींदार अपने क्षेत्रों से टैक्स वगैरह वसूलते हैं, यानी कर वगैरह वसूलते हैं। अंग्रेज उन स्थानीय राजाओं को अपने अधीन करके उनसे नियमित वार्षिक लगान यानी कि नियमित वार्षिक टैक्स वगैरह वसूलना चाहते थे, इसलिए वो जो है झारखंड में प्रवेश किए थे। देखिए और देखेंगे संसाधनों पर कंट्रोल करने के लिए दोस्तों जो हमारा संसाधन है, झारखंड आदि काल से ही वनों और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध रहा है, आज भी है। अंग्रेजों ने अपनी सेना, रेलवे और जहाज़ों के निर्माण के लिए प्रचुर मात्रा में कीमती लकड़ी जैसे कि साल का लकड़ी, सागवान का लकड़ी वगैरह की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त शुरुआती सर्वेक्षणों से उन्हें यहाँ खनिज भंडार विशेषकर कोयला वगैरह का भी पता चला, इसलिए भी वो आए थे। तो ये हमारा आर्थिक कारण रहा जिसके कारण अंग्रेज जो है वो झारखंड आए थे दोस्तों। अब सामाजिक यानी सामरिक या फिर भौगोलिक कारण देख लेते हैं। तो देखिए सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की खोज। अंग्रेज बंगाल से दक्षिण भारत और बनारस तक अपने माल को सुरक्षित ले जाने के लिए एक वैकल्पिक और छोटा रास्ता चाहते थे, यानी भारत से बनारस यानी उत्तर भारत तरफ से अपना माल को ले जाने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट रास्ता चाहते थे। मैदानी रास्ते पर नवाबों और मराठों का नियंत्रण था, इसलिए झारखंड के पहाड़ी रास्तों पर कब्जा करना उनके व्यापारिक हितों के लिए बहुत ही ज़रूरी था, ताकि वो अपना माल वगैरह को इजीली उत्तर भारत तक पहुंचा पाएँ। देखिए मराठा आक्रमणों से सुरक्षा। 18वीं शताब्दी से मराठा सेना यानी बोर्गियों ने आक्रमणों से बंगाल और बिहार की जनता को त्रस्त कर दिया। मराठा सैनिक अक्सर पलामू और छोटा नागपुर के पहाड़ी रास्तों का उपयोग करके बंगाल में घुसपैठ किया करते थे। अंग्रेज झारखंड को एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि मराठों को बंगाल की सीमा में घुसने से रोका जा सके। तो ये हमारा रहा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, यानी ये कौन सा कारण था। तो देखिए विद्रोही जमींदारों पर कंट्रोल। तो बिहार और बंगाल के कई ऐसे जमींदार थे जो अंग्रेजों को टैक्स वगैरह देना नहीं चाहते थे। जब ब्रिटिश सेना उन पर कार्रवाई करती थी तो वे भागकर झारखंड के घने जंगलों और पलामू के किले में शरण ले लेते थे, यानी वहाँ जाके आप वहाँ चल जाते थे, ठीक है, टैक्स वगैरह ना देने के कारण। इन बागी जमींदारों को पकड़ने और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए अंग्रेजों का इस क्षेत्र में आना बहुत ही ज़रूरी था, यानी झारखंड में आना बहुत ही ज़रूरी था। फिर अगला हो गया समाजवाद, समाजवादी विस्तार की नीति दोस्तों। तो बक्सर के युद्ध की जीत के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास चरम था, यानी चरम पर था। वे पूरे उत्तर भारत पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिसमें झारखंड एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में था। तो ये कारण रहा था। चलिए आगे देखेंगे कि स्थानीय राजाओं की आपसी फूट। तो देखिए पारिवारिक और राजनीतिक कला। इस समय झारखंड के स्थानीय राजवंश आंतरिक कलह से जूझ रहे थे, यानी आपस में ही लड़ रहे थे। उदाहरण के लिए देखिए तो पलामू के चेरो राजवंश में गद्दी के लिए राजा जयकृष्ण राय और चित्रजीत राय के बीच गृह युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन करते हुए इस फूट का फायदा उठाया और कैप्टन केमेक के नेतृत्व में स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, यानी यहाँ आके जो है अपना साम्राज्य विस्तार करने का काम किया।
अब चलिए आगे देखेंगे दोस्तों कि आगमन का प्रभाव क्या पड़ा या फिर परिणाम क्या निकला झारखंड में जब उनका आगमन हुआ। तो अंग्रेजों के आगमन के साथ ही झारखंड के पारंपरिक स्वरूप पर गहरा प्रहार हुआ। क्या हुआ? तो देखिए पारंपरिक व्यवस्था का अंत हो गया। अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं को अधीन कर लिया और पहाड़ियाँ, असेंबली और बाद में अस्थायी बंदोबस्त जैसी नीति लागू कर दिया, जिससे आदिवासियों की पारंपरिक पढ़ा राजा और मानकी मुड्डा व्यवस्था कमजोर हो गई थी। फिर दूसरा हो गया दोस्तों कि बाहरी लोग यानी दिक्सुओं का प्रवेश। लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों ने मैदानी इलाकों से महाजनों, साहूकारों और जमींदारों को यहाँ बसाया, जिन्हें स्थानीय आदिवासियों ने दिक्सु यानी कि शोषण बाहरी लोग कहा है। ठीक है। तीसरा है दोस्तों कि विद्रोहों की शुरुआत। तो अंग्रेजों के इस जबरन प्रवेश, अत्यधिक लगान और सांस्कृतिक हस्तक्षेप के कारण झारखंड में क्रांतियों की बाढ़ आई। इसके परिणाम स्वरूप ढाल विद्रोह जो कि 1767 में हुआ था, चुहाड़ विद्रोह, चोड़ो विद्रोह और आगे चलकर कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 और संथाल हुल जैसे भीषण आंदोलन भी हुए। तो ये देखिए दोस्तों झारखंड में अंग्रेजों के आगमन का कारण, परिणाम, हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में देख लिए। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि अंग्रेज झारखंड में सिर्फ अपने फायदे यानी टैक्स वगैरह, व्यापार और संसाधनों के लिए आए थे। वे यहाँ शासन करने में सफल तो हो गए, लेकिन इसके बदले उन्हें यहाँ के आदिवासियों के भीषण विद्रोह और विरोध का सामना भी करना पड़ा था। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणाम का वर्णन कीजिए। तो बक्सर का युद्ध का क्या कारण रहा था और इसका क्या परिणाम पड़ा वो देखेंगे। तो देखिए आंसर है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1767 को हुआ था। अंग्रेजों और भारत के तीन बड़ी शक्तियों के बीच। भारत का कौन तीन बड़ी शक्ति? तो देखिए मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीन इधर थे और उधर अंग्रेज। ठीक है। तो ये हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध कि संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, यानी अंग्रेज इसमें जीत गए थे, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को पूरी तरीक़ा से मजबूत कर दिया और उसे जो है यहाँ का असली राजा बना दिया। किसे? तो ये अंग्रेजों को। ठीक है। चलिए देखते हैं आखिर कौन सा कारण था जिसके कारण बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के मुख्य कारण देखिए दोस्तों, तो यह युद्ध अंग्रेजों की लालच और बंगाल के नवाब मीर कासिम की आज़ादी यानी आज़ाद रहने की इच्छा के टकराव के कारण हुआ था। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो देखिए कारण देखेंगे। पहला हो गया हमारा मीर कासिम का आज़ाद स्वभाव। तो अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को इस उम्मीद में बंगाल का नवाब बनाया था कि उनकी कठपुतली बनकर रहेगा। ये सोच के जो है मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया। लेकिन मीर कासिम जो है वो एक योग्य और स्वतंत्र सोच वाला शासक निकला। नवाब बनते ही उसने अंग्रेजों के दखल से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर जिला यानी कि हमारा बिहार कर दिया। उसने वहां अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए तोप और बंदूकें बनाने के कारखानों भी खोले, जो कि अंग्रेज को पसंद नहीं आया, क्योंकि अंग्रेज को लगा कि ये अपना मनमानी कर रहा है। ठीक है। तो ये भी कारण रहा था। चलिए दूसरा रहा वो था दोस्तों कि दस्तक यानी फ्री ट्रेड पास का दुष्प्रयोग। तो मुगल राजा ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने के लिए दस्तक नाम का एक पास दिया था, जिससे वो मतलब बिना टैक्स का अपना व्यापार कर पा रहे थे। कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी इस पास का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वे अपना निजी व्यापार भी बिना टैक्स दिए कर रहे थे और भारतीय व्यापारियों को भी यह पास अवैध रूप से बेच देते थे। इससे बंगाल की सरकारी खजानों को भी भारी नुकसान भी रहा था। तो ये भी रीजन रहा था बक्सर युद्ध का। चलिए तीसरा रीजन है दोस्तों, वो है हमारा मीर कासिम द्वारा सभी टैक्सों का माफ़ करना। जब अंग्रेजों ने दस्तक का गलत इस्तेमाल बंद कर दिया तो मीर कासिम ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने बंगाल के सभी भारतीय व्यापारियों के लिए भी व्यापारिक टैक्स पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया। अब अंग्रेज और भारतीय व्यापार यानी भारतीय व्यापारी बराबरी पर आ गए। अंग्रेजों का फ़ायदा खत्म हो गया, जिससे वे भड़क गए और उसने मीर कासिम को नवाब के पद से हटाने का फैसला ले लिया। तो ये भी रीजन रहा था। चलिए अगला हमारा है अंग्रेजों द्वारा हमला और संयुक्त सेना का बनाना। तो 1763 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजों ने मीर कासिम पर पहला हमला कर दिया और उसे कई छोटे लड़ाइयों में हरा भी दिया। अपनी जान बचाकर मीर कासिम अवध भागा
वहाँ उसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त सेना यानी त्रिगुट बनाई ताकि अंग्रेजों को बंगाल से बाहर किया जा सके। तो ये सभी रीजन रहा था दोस्तों बक्सर के युद्ध का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे युद्ध की घटना। तो ये घटना जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को दोनों सेनाओं यानी बक्सर के मैदान में आमने सामने आई। संयुक्त सेना के पास लगभग 40,000 से ज़्यादा सैनिक थे, जबकि अंग्रेजों के पास 7,000 से 8,000 सैनिक थे। इसके बावजूद अंग्रेजों की अनुशासित सेना और आधुनिक बंदूकों के कारण भारत की संयुक्त सेना पूरी तरीक़ा से हार गई। मीर कासिम मैदान छोड़कर भाग गया, जबकि मुगल सम्राट और अवध के नवाब ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। तो ये युद्ध की घटना रही थी। चलिए इसका परिणाम क्या निकला, आखिर बक्सर का युद्ध हुआ तो इसका क्या परिणाम निकला। तो इस युद्ध के परिणाम भारत के लिए बहुत ही बुरे और दूरगामी साबित हुए थे। पहला देखिए इलाहाबाद की संधि हुई दोस्तों, जो कि 1765 में। तो युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने दोनों हारी हुई शक्तियों के साथ इलाहाबाद की संधि की। ठीक है, दोनों के साथ संधि कर ली दोस्तों। देखिए पहला हो गया मुगल सम्राट के साथ संधि। इसके तहत मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार हमेशा के लिए दे दिया। बदले में अंग्रेजों ने राजा को 26 लाख रुपये सालाना पेंशन देने का तय किया। तो ये हुआ था इलाहाबाद की संधि, जो कि मुगल सम्राट के साथ अवध के नवाब के साथ भी हुआ था दोस्तों। तो अवध के नवाब पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उनके राज्य में एक ब्रिटिश सेना रख दी गई, जिसका पूरा खर्च नवाब को उठाना पड़ेगा। तो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। दूसरा परिणाम था दोस्तों कि बंगाल में दृढ़ शासन यानी डबल कानून। तो अंग्रेजों ने बंगाल में दृढ़ शासन लागू कर दिया, जिसका मतलब है दो भागों में बंटना। ठीक है, जिसका यानी शासन का दो भागों में बंटना। पहला हो गया पैसा और टैक्स, यह पूरी तरीक़ा से अंग्रेजों के हाथ में आ गया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फिर दूसरा हो गया प्रशासन और जनता की सुरक्षा दोस्तों, यह जिम्मेदारी नवाब को दे दी गई, लेकिन उसके पास कोई पैसा या पावर नहीं था, जिसके कारण बंगाल में भयंकर लूटपाट मची और वहाँ के किसान और व्यापारी पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो गए। ठीक है, तो ये रीजन रहा था, ये परिणाम रहा था। चलिए अगला परिणाम क्या निकला। तो ब्रिटिश साम्राज्य का असली शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध को एक धोखा माना जाता है, क्योंकि वह गद्दारी से जीता गया था। लेकिन बक्सर का युद्ध जो है वो अंग्रेजों ने अपनी ताकत और सेना के दम पर जीता था। इस युद्ध ने एक साथ 3 बड़े भारतीय शासकों को हराया। इसके बाद यह साबित हो गया कि अब भारत में अंग्रेजों को रोकने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची है। यानी दोस्तों ये परिणाम ये हुआ कि जो हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था वो तो एक धोखा था, लेकिन जो ये बक्सर का युद्ध हुआ था वो सामने से लड़ के जीता गया था, अंग्रेज जीते थे। उसके बाद ये साबित हो गया कि अब अंग्रेजों को रोकने वाला कोई भी बड़ी शक्ति नहीं बची है। देखिए आगे हमारा जो परिणाम निकला था कि झारखंड और बिहार पर सीधा इसका प्रभाव पड़ा। तो दीवानी अधिकार मिलने के कारण झारखंड का पूरा जंगली और पहाड़ी क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। चूँकि झारखंड जो है दोस्तों उस समय बिहार का ही हिस्सा था, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए 1767 में झारखंड में प्रवेश किया। इसी के बाद झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ बड़े बड़े जनजातीय विद्रोह भी शुरू हुआ था। तो ये सभी हमारा बक्सर युद्ध का जो है वो परिणाम निकला था या फिर प्रभाव आप समझ सकते हैं। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि बक्सर के युद्ध ने भारत का इतिहास बदल दिया। इस जीत के बाद अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि भारत के सबसे शक्तिशाली शासक भी बन गए थे। यानी सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन ये युद्ध के बाद यानी बक्सर के युद्ध के बाद वो सबसे शक्तिशाली शासक भी बन गए थे भारत में। भारत के मुगल सम्राट का अंग्रेजों का गुलाम बन गए, यानी पेंशन भोगी बन गए, पेंशन देना पड़ता था। इस बात का सबूत था कि देश की आज़ादी अब विदेशियों के हाथ में जा चुकी थी। तो ये हमारा बक्सर युद्ध से रिलेटेड था, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले पूछा जा चुका है, यानी 22 से 26 वाले का जब एग्जाम हुआ था तब ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। देखिए क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सत्ता का छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर है दोस्तों कि अंग्रेजों और छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं का पहला सीधा संपर्क जो है वह 1771 में ही हुआ था, यानी 1771 ईस्वी में। उस समय नागवंशी राजा
दर्पनाथ शाह ने अपना दुश्मन से बचने के लिए खुद अंग्रेज कैप्टन केमक के अधीन स्वीकार कर ली थी और टैक्स देना तय कर दिया था। यानी ये कब हुआ था? तो जो नागवंशी राजा है उसका पहला संपर्क जो है वो 1771 में हुआ था। और उस समय जो नागवंशी राजा दर्पणनाथ शाह थे वो अन्य दुश्मन से बचने के लिए खुद को अंग्रेज को अधीन कर लिया और उसे टैक्स देने के लिए राजी हो गए कि ठीक है, हम आपको टैक्स देंगे। शुरुआत में यह संबंध एक समझौते जैसा था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारी टैक्स और अपनी कूटनीति के बल पर नागवंशी राजाओं की सारी आज़ादी छीन ली और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। चलिए आगे देखेंगे कि ब्रिटिश सत्ता और नागवंशी राजाओं के बीच संबंध दोस्तों। तो निम्नलिखित संबंध है। पहला हो गया कैप्टन केमक का आगमन और संधि 1771 में। ठीक है, तो पहला संपर्क 1771 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन केमक सेना लेकर छोटा नागपुर पहुंचा। राजा की लाचारी। उस समय छोटा नागपुर के नागवंशी राजा दर्पण शाह थे। राजा दर्पण शाह उस समय पलामू के चेरो राजाओं और रामगढ़ के राजाओं के हमले से परेशान थे, इसलिए वो जो है अपनी सुरक्षा के लिए, यानी देखिए गठबंधन और टैक्स, अपनी सुरक्षा के लिए राजा दर्पण शाह ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की और 12,000 रुपये वार्षिक टैक्स देने के लिए स्वीकार भी किया। इस तरीक़ा से शुरुआती संबंध एक समझौते के रूप में हुआ था। दूसरा संबंध देखेंगे तो वो है लगान को लेकर विवाद और संबंध खराब होना। तो भारी टैक्स का बोझ दोस्तों, तो अंग्रेज हर साल लगान का रकम बढ़ाते जा रहे थे। झारखंड की पथरीली और जंगली जमीन से इतना भारी टैक्स वसूलना नागवंशी राजा के लिए बहुत ही कठिन हो गया था। राजा का असमर्थ होना, समय पर टैक्स न चुका पाने के कारण अंग्रेज और नागवंशी राजाओं के बीच संबंध खराब होने लगा। अंग्रेज राजा पर दबाव बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकियां भी देने लगे थे। तो ये संबंध रहा है। चलिए तीसरा हो गया, वो है हमारा दोस्तों कि रामगढ़ कलेक्ट्री और कड़ा नियंत्रण, जो कि 1780। तो देखिए लिखा कि सीधा नियंत्रण दोस्तों, जब नागवंशी राजा समय पर टैक्स नहीं दे पाए तो अंग्रेज ने 1780 ईस्वी में रामगढ़ कलेक्ट्री की स्थापना की। इसके तहत छोटा नागपुर खास यानी नागवंशी क्षेत्र को सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन कर लिया गया। राजा की शक्ति कम हो गई दोस्तों। अब नागवंशी राजाओं की हैसियत सिर्फ एक जमींदार जैसी रह गई। उनके आंतरिक मामलों में अंग्रेज का दखल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यानी वो पूरी तरीक़ा से समझ लीजिए राजा वगैरह को गुलाम बनाते जा रहे थे। अगला संबंध है दोस्तों वो है अस्थाई बंदोबस्त, जो कि 1793 का प्रभाव। तो नागवंशी राजा बने जमींदार जब लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया तो नागवंशी राजाओं को उनकी अपनी ही पुश्तैनी जमीन का एक केवल जमींदार बना दिया गया, यानी टैक्स वसूलने वाला एजेंट के रूप में बना दिया गया। उन्हीं का ज़मीन जो है उससे छीन लिया गया। जमीन की नीलामी का डर। इस कानून के तहत यदि राजा समय पर अंग्रेजों को टैक्स नहीं चुकाते तो अंग्रेज उनके राज्य के कुछ हिस्से को नीलाम कर देता। इससे नागवंशी राजाओं की प्रतिष्ठा और शक्ति पूरी तरीक़ा से खत्म हो गई। अगला हमारा हो गया कौल विद्रोह, जो कि 1831 और 32 दोस्तों, और नागवंशी राजाओं की भूमिका। तो आदिवासियों का गुस्सा। अंग्रेजों और बाहरी जमींदारों के शोषण के खिलाफ जब झारखंड में कौल विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने नागवंशी राजाओं के ठिकाने पर हमला किया, क्योंकि राजा अंग्रेजों के अधीन काम कर रहा था, यानी उसके अंदर काम कर रहा था अंग्रेजों के अंदर। तो अंग्रेजों की मदद, अपनी जान और राज्य बचाने के लिए नागवंशी राजाओं को पूरी तरीक़ा से अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ा। अंग्रेजों ने बलपूर्वक इस विद्रोह को कुचल दिया, जिसके बाद नागवंशी राजा पूरी तरीक़ा से ब्रिटिश सत्ता की कठपुतली बन गए। उन्हें जो कहा जाता था वही करते थे, टैक्स वसूलते थे। ठीक है, तो ये संबंध रहा। चलिए इसका प्रभाव क्या पड़ा नागवंशी राजा पर, ब्रिटिश संबंधों का क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों। तो देखिए पहला ये हुआ कि राजनीतिक आज़ादी का अंत हो गया। सदियों से जो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे नागवंशी राजा अपनी ही गद्दी पर अंग्रेजों के गुलाम बन गए। दूसरा देखिए पारंपरिक शासन व्यवस्था का खात्मा। नागवंशी राजाओं की प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था, यानी जैसे पढ़ा राजा व्यवस्था को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया और अपनी पुलिस तथा अदालतें लागू कर दी, तो ये भी इसका प्रभाव पड़ा। तीसरा देखिए आर्थिक कंगाली। तो अंग्रेजों की शोषण लगान नीति के कारण नागवंशी राजा और उनकी प्रजा दोनों आर्थिक रूप से पूरी तरीक़ा से कंगाल हो गए, अंग्रेजों के अधीन हो गए। ठीक है, तो ये सभी जो है हुआ था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों,
तो अंग्रेजों और नागवंशी राजा का संबंध फायदे से शुरू हुआ था पहले, और कहाँ खत्म हुआ, तो गुलामी पर खत्म हुआ। शुरुआत में राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया था, लेकिन अंग्रेजों ने भारी टैक्स और चालाकी से उनकी सारी ताकत छीन ली। अंत में नागवंशी राजा अपनी ही गद्दी पर केवल नाम मात्र का शासक बनकर रह गया, यानी कि कठपुतली बनकर रह गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, चेरो राजाओं के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी ब्रिटिश सत्ता का छोटा नागपुर के चेरो राजाओं के साथ संबंध का वर्णन करना। ये दोनों में से एक आपको 100% पूछने वाला है, तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए आंसर लिखा दोस्तों कि अंग्रेजों और छोटा नागपुर के चेरा राजा जो कि पलामू के थे का संबंध पूरी तरीके से धोखे और संघर्ष से भरा था। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों ने चेरो परिवार की आपसी लड़ाई का फायदा उठाया। यानी चेरो परिवार का जो आपसी लड़ाई था उसी का फायदा जो है अंग्रेज उठाए, और कैप्टन केमक ने पलामू के किले पर कब्जा कर लिया। शुरुआत में अंग्रेजों ने गोपाल राय को अपनी कठपुतली राजा बनाया और भारी टैक्स वसूला, लेकिन बाद में चेरो राजाओं की आज़ादी पूरी तरीक़ा से छीनकर उनके राज्य को ही खत्म कर दिया गया। तो ये सभी रहा था दोस्तों। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल में देखते हैं। तो ब्रिटिश सत्ता और चेरो राजाओं के बीच संबंध, तो अंग्रेजों और चेरो राजाओं के साथ निम्नलिखित संबंध रहा था दोस्तों। पहला है कि चेरो राजवंश की आपसी फूट और अंग्रेजों का प्रवेश, जो कि 1771 में। घरेलू विवाद, 1770 से 71 के दौरान पलामू के चेरो राजवंश में राजा की गद्दी के लिए पारिवारिक लड़ाई चल रही थी, यानी आपस में लड़ाई चल रही थी। एक तरफ जो है वो, तो देखिए ये पारिवारिक लड़ाई के बीच दोस्तों, तो एक तरफ जो राजा चलचित्र राय हैं उनके दीवान जयनाथ सिंह थे, और दूसरी तरफ गद्दी के दावेदार जो है वो गोपाल राय थे। और यही घरेलू विवाद का फायदा उठाया अंग्रेज, और वहाँ जो है अपना साम्राज्य स्थापित विस्तार करने का काम किया। देखो अंग्रेजों की चालाकी, तो गोपाल राय ने अंग्रेजों से मदद मांगी कि हमें जो है वहाँ का बनना है राजा, इसलिए उन्होंने जो है अंग्रेजों से मदद मांगने का काम किया। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन केमक को पलामू में घुसने का यह बहुत ही अच्छा मौका मिल गया, ठीक है, सुनहरा मौका मिल गया। अंग्रेजों ने गोपाल राय का सीधा यानी साथ दिया और 1771 ईस्वी में पलामू के प्रसिद्ध किले पर हमला करके चलचित्र राय को भी हरा दिया। यानी उसकी मदद के लिए साथ दिया कि हाँ ठीक है मदद करेंगे, और उसी का मतलब 1771 में पलामू के प्रसिद्ध किले पर हमला करके चलचित्र राय को हरा दिया। चलिए अगला संबंध देखेंगे। तो गोपाल राय का राजा बनना और समझौता, तो कठपुतली राजा के जैसा। चलचित्र राय की हार के बाद अंग्रेजों ने गोपाल राय को पलामू का नया चेरो राजा घोषित कर दिया। भारी टैक्स वगैरह का थोड़ा सा शर्त रखा था, कंडीशन, कि राजा बनने के बाद गोपाल राय को अंग्रेजों की हर बात माननी पड़ी। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की और 12,000 वार्षिक यानी रुपये वार्षिक लगान टैक्स देने के लिए स्वीकार किया। ठीक है, हम आपको टैक्स देंगे। इस तरह से जो है वो पलामू में ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हो गई थी। अगला देखिए दोस्तों कि चेरो राजाओं का विद्रोह और अंग्रेजों का दमन, जो कि 1800 ईस्वी। गुलामी का विरोध, अंग्रेज दिन प्रतिदिन पलामू के आंतरिक मामले में दखल दे रहे थे और जनता का शोषण कर रहे थे। इससे चेरो राजा और स्थानीय जनता दोनों परेशान हो गए। भूषण सिंह का नेतृत्व सन 1800 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ पलामू में एक बहुत बड़ा चेरो विद्रोह शुरू हो गया। इसका नेतृत्व कर्नल भूषण सिंह या फिर भूषण सिंह आप समझ सकते हैं, उसने किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी दे दी गई और इस विद्रोह की क्रूरता को कुचल दिया गया। यानी इनका नेतृत्व में विद्रोह बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन उसे पकड़कर 1802 में उन्हें पकड़कर जो है फांसी दे दी गई और ये विद्रोह को ख़त्म कर दिया गया, कुचल दिया गया। अगला देखिए हमारा दोस्तों कि पलामू राज्य की नीलामी और धोखे का अंत, जो कि 1813-14 में माना जाता है। तो टैक्स ना चुका पाने का बहाना, तो भूषण सिंह के विद्रोह के बाद पलामू की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। उस समय के चेरो राजा चुंडामन राय अंग्रेजों से भारी टैक्स चुकाने में असमर्थ हो गए थे। यानी वो जो हैं वो टैक्स वगैरह नहीं दे पा रहे थे, असमर्थ हो गए थे। तो राज्य की नीलामी हो गई जो दोस्तों, जो कि 1813 में। तो अंग्रेजों को तो पलामू पर सीधा कब्जा करना ही था। उन्होंने लगान बाकी होने का बहाना बनाकर 1813 ईस्वी में पलामू राज्य को नीलाम कर दिया।
राजा धनश्याम सिंह को बेचना, यानी अंग्रेजों ने पलामू को खुद ना रखकर भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को बेच दिया। यानी पलामू का राज्य नीलाम करने के बाद वो खुद नहीं रखा बल्कि राजा धनश्याम सिंह को बेच दिया, जिससे चेरो राजाओं की सदियों पुराना शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया दोस्तों। अगला देखिए 1857 की क्रांति और चेरो राजाओं का अंतिम संघर्ष। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो पलामू के चेरो राजाओं के वंशजों और आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम बार हथियार उठाया कि लास्ट बार एक बार ट्राई कर लिया जाए, जिसमें हमारा देखिए नीलांबर पीताम्बर का संघर्ष। चेरो और भोक्ता भाई जैसे कि नीलांबर और पीताम्बर ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इन्हें भी पकड़कर फांसी दे दी और पलामू पर ब्रिटिश सत्ता का पूर्ण और क्रूर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी ये लोग जो हैं वो संघर्ष विद्रोह किए थे, लेकिन लास्ट में इन्हें भी पकड़ के फांसी दे दिया गया। अब चलिए इसका प्रभाव देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर चेरो राजाओं पर ब्रिटिश संबंधों का क्या प्रभाव रहा। तो सबसे पहला ये हो गया कि चेरो राजवंश का अंत हो गया। तो अंग्रेजों के चालाकी के कारण पलामू के गौरवशाली चेरो शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया दोस्तों। दूसरा देखिए आर्थिक कंगाली। अंग्रेजों की शोषणकर नीति ने पलामू के किसान और आम जनता को पूरी तरीक़ा से कंगाल बना दिया, तो ये प्रभाव पड़ा। अगला प्रभाव पड़ा था कि लगातार विद्रोह की शुरुआत। तो अंग्रेजों के धोखे के कारण पलामू की जनता के मन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई, जिसके कारण पलामू विद्रोहों का मुख्य केंद्र बन गया था। तो ये सभी जो है इसका प्रभाव पड़ा था। चलिए थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि अंग्रेजों और चेरो राजाओं का संबंध पूरी तरीक़ा से धोखे पर टिका हुआ था, यानी धोखे पर टिका हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने पहले चेरो राजाओं को आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर पलामू में पैर जमाए और लास्ट में क्या किया, भारी टैक्स ना चुका पाने का बहाना बनाकर पूरे राज्य को नीलाम कर दिया। चेरो राजाओं ने अपनी आज़ादी के लिए अंत में अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष भी किया, लेकिन वो लास्ट में असफल रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कि अंग्रेज यानी जो झारखंड है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 5वां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो है 22-26 वालों के समय में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों के शैक्षणिक योगदानों का वर्णन कीजिए। यानी ईसाई मिशनरियों का जो शैक्षणिक योगदान है वो क्या है। तो देखिए आंसर है कि झारखंड में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने का मुख्य श्रेय जो है वो ईसाई मिशनरियों को जाता है, जिनका आगमन 2 नवंबर 1845 को हुआ था। यानी ईसाई मिशनरियों का आगमन जो है झारखंड में वो 2 नवंबर 1845 को हुआ था। उस समय ब्रिटिश सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही थी, इसलिए मिशनरियों ने सुंदर ग्रामीण और जंगली इलाकों में जाकर स्कूल कॉलेज खोले। भले ही उनका एक उद्देश्य धर्म प्रचार भी था, मतलब उनका जो है शिक्षा को तो करना था, ठीक है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, एक उद्देश्य था धर्म प्रचार करना। लेकिन झारखंड के पिछड़े समाज को शिक्षित और जागरूक बनाने में उनका योगदान बहुत ही ऐतिहासिक रहा है ईसाई मिशनरियों का। ठीक है, चलिए देखते हैं विभिन्न ईसाई मिशनरियों और उनके स्थापित संस्थान दोस्तों। तो झारखंड में अलग अलग समय पर कई ईसाई मिशन आए जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित बड़े काम किए और ऐतिहासिक संस्थानों का नींव भी रखा। देखिए पहला हो गया हमारा गोस्लर इवेंजिकल लूथरन, ठीक है, यानी GEL इसको बोलते हैं। ये मिशन यह जर्मनी की ईसाई प्रचारकों का दल था जो सबसे पहले रांची पहुंचा दोस्तों। इन्होंने आदिवासी के बीच जाकर प्राथमिक शिक्षा खोले। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन ने 1873 ईस्वी में रांची में बेथेस्डा गर्ल स्कूल खोला, जो कि झारखंड में लड़कियों का पहला स्कूल था। ठीक है, तो ये इसका योगदान रहा। फिर हो गया हमारा द्रविड़ यूनिवर्सिटी मिशन। तो देखिए इस मिशन ने इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की नींव रखी। इसने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में जो संत कोलंबस कॉलेज है, जो हमारा VVU के अंदर ही आता है, वो उसकी स्थापना की। यह पूरे झारखंड क्षेत्र का सबसे पहला डिग्री कॉलेज था, जिसने इस क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की मजबूरी से बचा दिया। यानी इसी मिशन के तहत जो हमारा संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना हुई, ये ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 1899 में। 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये उच्च शिक्षा के लिए पहला डिग्री कॉलेज था। अगला हो गया रोमन कैथोलिक मिशन दोस्तों। तो इस मिशन ने फादर
कॉन्स्टेंट लिबेंस ने झारखंड की सुंदर देहाती और जंगली इलाकों में पैदल यात्रा करके सैकड़ों की संख्या में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों का एक विशाल जाल बिछा दिया। इस मिशन के अंतर्गत 1944 ईस्वी में रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज की शुरुआत की गई, जो आज भी राज्य का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हमारा हो गया एलिंगन मिशन, जो कि एसपीजी मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मिशन ने समाज के सबसे उपेक्षित और दिव्यांग बच्चों के लिए, यानी जो दिव्यांग वगैरह बच्चे हैं उनके लिए अनुकरणीय काम किया। इन्होंने 1895 ईस्वी में रांची में सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल यानी अंधों का स्कूल बनाया स्थापना की, जहां नेत्रहीन बच्चों को ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षित किया जाने लगा था। तो ये सभी जो है झारखंड के मुख्य ईसाई मिशनरियों का योगदान रहा है। चलिए आगे देखेंगे कि शिक्षा क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान है। ठीक है, यानी वो तो हम लोग मुख्य संस्थान देखे, अब इसका क्या योगदान रहा। तो ईसाई मिशनरियों के शैक्षणिक कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कि महिला शिक्षा और सुरक्षित छात्रावास। तत्कालीन समाज में महिलाओं को पढ़ना वर्जित माना जाता था, यानी उस समय जो है वो महिलाओं को पढ़ना मना था। ठीक है, यानी महिला नहीं पढ़ सकती, ऐसा था। तो मिशनरियों ने न केवल बालिकाओं के लिए एक विशेष स्कूल खोले, बल्कि दूर दराज के गांवों से आने वाली लड़कियों के लिए सुरक्षित छात्रावास भी बनाए, यानी हॉस्टल भी बनाया। इस हॉस्टलों में लड़कियों के रहने और खाने का उत्तम व्यवस्था की गई थी, जिससे जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, यानी वो लोग शिक्षित भी हुए। ठीक है, फिर दूसरा योगदान है दोस्तों, वो है कि स्थानीय भाषाओं और साहित्य का वैज्ञानिक विकास। आदिवासियों को उनकी भाषा में पढ़ने के लिए मिशनरियों ने खुद मुंडरी, संथाली, कुडुक और हो जैसी भाषाएं सीखी। उन्होंने इन समृद्ध भाषाओं को व्यवस्थित करने के लिए पहली बार व्याकरण और शब्दकोश का निर्माण किया तथा रोमन लिपि में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन भी करवाने का काम किया। तो ये भी योगदान रहा था। अगला योगदान है कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा दोस्तों। तो मिशनरियों का मानना था कि केवल किताबी ज्ञान से गरीबी दूर नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का काम किया, यानी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, लोहा गलाने और बढ़ईगिरी, यानी बढ़ईगिरी आप समझ रहे हैं, जैसे काम सिखाने के लिए विशेष ट्रेनिंग सेंटर भी खोले, यानी स्किल वगैरह डेवलप करवाने का भी काम किया था। अगला देखिए, अंधविश्वास का अंत और वैचारिक चेतना। आधुनिक शिक्षा के जरिए मिशनरियों ने समाज में फैली कुप्रथा, जैसे कि डायन प्रथा हो गया, अंधविश्वासों और अत्यधिक नशापान के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इसी शिक्षा ने आदिवासियों में अपने अधिकार के प्रति एक नई राजनीति और सामाजिक चेतना का उदय किया, जिसने आगे चलकर शोषकों के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रेरणा भी थी। तो ये सभी योगदान रहा था ईसाई मिशनरियों का झारखंड में। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष लिखा है कि ईसाई मिशनरियों ने झारखंड के पिछड़े समाज को शिक्षा की रोशनी दिखाई। भले ही मुफ्त पढ़ाई और सुविधा के पीछे उनका एक मकसद था। क्या मकसद था? तो ईसाई धर्म का प्रचार करना मकसद था। लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन्होंने आदिवासियों को कलम की ताकत दी। उनके द्वारा खोले गए संत कोलंबस और सेंट जेवियर्स जैसे कॉलेज आज भी झारखंड में शिक्षा का सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर हाल में ये पूछा जाने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि कोल विद्रोह के कारण एवं परिणामों का वर्णन करना है हमें। तो चलिए देखेंगे। आंसर है कि कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 ईस्वी में माना जाता है, झारखंड का एक ऐतिहासिक आदिवासी आंदोलन था। ये विद्रोह था जो अंग्रेजों और बाहरी जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ हुआ था। जब अंग्रेजों ने आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन छीन ली और उन पर भारी टैक्स वगैरह लगा दिया, तब बुद्धू भगत और सिंधराय बिंदराय मानकी के नेतृत्व में आदिवासियों ने हथियारों के बल पर इसका कड़ा विद्रोह किया, यानी ये कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसके पीछे क्या क्या कारण था, यानी कोल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, आखिर क्यों हुआ था, कौन सा कारण था, देखिए देखेंगे। तो बोल रहा है कि कोल विद्रोह अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे आदिवासियों के भीतर सालों से सुलग रहा गुस्सा या फिर नफरत था। इसके पीछे प्रमुख कारण थे। पहला कारण है कि आदिवासियों का जमीन छीनना और नई लगान व्यवस्था दोस्तों, टैक्स व्यवस्था। तो देखिए लिखा है,
खुंटकट्टी व्यवस्था का अंत। तो मुंडा और हो आदिवासियों की अपनी पारंपरिक सामूहिक भूमि व्यवस्था यानी खुंडकट्टी थी। इसके तहत जमीन पूरे गांव की होती थी, अंग्रेजों ने इसे खत्म कर दिया। तो ये भी एक कारण रहा था। जमीन की नीलामी दोस्तों, तो अंग्रेजों ने आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन छीनकर बाहरी जमींदारों और ठेकेदारों को पट्टे पर दे दिया। जो आदिवासी अपनी ज़मीन के मालिक थे वे अब अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बनकर रह गए। तो ये सभी रीजन रहा था। चलिए दूसरा रीजन जो था दोस्तों वो ये था दिक्सुओं यानी बाहरी लोगों का भयंकर शोषण। तो महाजनी जाल दोस्तों, तो अंग्रेज़ों की सह पर बंगाल और बिहार से आए साहूकार, महाजनों और व्यापारियों यानी जिन्हें आदिवासी दिक्सु कहा जाता है ने इस क्षेत्र पर पैर जमा लिए, जिसके कारण लोग यहाँ के आदिवासी वगैरह जो है वो नाराज थे। ऊंची ब्याज दर दोस्तों, तो ये महाजन अनपढ़ आदिवासियों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज दिया करते थे और कर्ज न चुकाने पर धोखे से उनके मवेशी यानी मवेशी मतलब जो जानवर वो लोग पालते थे, घर और ज़मीन वगैरह हड़प लेते थे। इसके कारण आदिवासियों को बंधुआ बेरोजगार बनना पड़ गया था, यानी काम करो इस तरीक़ा से बन गया था। देखिए अगला कारण है दोस्तों नए और अमानवीय टैक्स कर लगान। तो अजीबोगरीब टैक्स, अंग्रेजों और उनके जमींदारों ने आदिवासियों पर कई नए टैक्स वगैरह लगा दिए। उदाहरण के लिए देखिए चावल से बनने वाली पारंपरिक शराब पर परचई कर लगा दिया गया, जिससे आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा, यानी हर एक चीज़ पर टैक्स लगा दिया करते थे। ठीक है, अगला कारण है दोस्तों वो है हमारा पारंपरिक जनजातीय न्याय प्रणाली की समाप्ति। जटिल ब्रिटिश कानून, आदिवासियों की अपनी पंचायत और शासन व्यवस्था हुआ करता था जिसे पढ़ा राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, जहां आपसी विवाद आसानी से सुलझ जाते थे। अंग्रेजों ने इसे जो है अवैध घोषित कर दिया, अपनी जटिल अदालतों और पुलिस व्यवस्था थोप दी और आदिवासियों को भाषा नहीं समझते थे और हमेशा बाहरी जमींदारों का ही साथ दिया करते थे। यानी क्या हुआ दोस्तों, यानी इनका जो पंचायत व्यवस्था था दोस्तों, जो यानी कि पढ़ा राजा व्यवस्था, इसके तहत कोई भी विवाद वगैरह रहता था उसे आसानी से सुलझा दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इसे इलीगल घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया और साथ ही साथ अपना अदालत वगैरह पुलिस व्यवस्था वगैरह थोप दिया, जो आदिवासियों की भाषा नहीं समझते थे और हमेशा बाहरी जमींदारों का ही साथ दिया करते थे। और तत्कालीन कारण क्या रहा इस विद्रोह का, तो देखिए तत्कालीन कारण रहा था दोस्तों सोनपुर परागन की घटना। सोनपुर के सिख ठेकेदार हरनाथ सिंह ने मुंडा मानकी सिंध राय मानकी की जमीन छीन ली और उनकी बहनों का अपमान भी किया। तो ये हमारा जो है तत्कालीन कारण रहा। दूसरा है तमाड़ की घटना। तो तमाड़ में एक जाफर अली नामक मुस्लिम ठेकेदार ने बिंद राय मानकी की पत्नी का अपहरण किया और उसे उत्पीड़ित भी किया। तो इन दोनों घटनाओं ने आदिवासियों के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने दिसंबर 1831 में विद्रोह का बिंगुल फूंक दिया, यानी विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये सभी कारण रहा था हमारा कोल विद्रोह का दोस्तों। चलिए अब इसकी घटना देख लेते हैं। और दमन, तो आदिवासियों ने तीर धनुष कुल्हाड़ी और भाले के साथ बाहरी जमींदारों साहूकारों और ब्रिटिश कचहरियों पर हमला कर दिया। विद्रोह की आग इतनी तेज हो गई थी कि रांची, हजारीबाग और पलामू के इलाके थर्रा उठे। कैप्टन इम्पली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने आधुनिक बंदूकों और तोपें के इस्तेमाल करके इस विद्रोह की क्रूरता से कुचल दिया, यानी इस विद्रोह को हमेशा मतलब हरा दिया, ख़त्म कर दिया। इस संघर्ष में महान क्रांतिकारी बुद्धू भगत अपने बेटे और सैकड़ों साथियों के साथ वीरगति प्राप्त हो गए, यानी उनका जो है यानी उनका देहांत हो गया। ठीक है, उन्हें मार दिया गया। आगे देखेंगे कि कोल विद्रोह का क्या परिणाम निकला। तो देखिए कोल विद्रोह पूरी तरीक़ा से सफल तो नहीं रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। इसके मुख्य परिणाम निम्नलिखित थे। क्या क्या परिणाम हुआ, तो देखिए ये पहले हुआ कि दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी यानी SWFA का गठन, जो कि 1834 में। तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि आदिवासियों पर मैदानी इलाकों के सामान्य कानून लागू नहीं किए जा सकते, इसलिए 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। फिर दूसरा क्या परिणाम निकला, वो है दोस्तों नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित करना। तो छोटा नागपुर क्षेत्र को
नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया। इसका मतलब है कि यहाँ अब भारत के अन्य हिस्सों की तरह सामान्य ब्रिटिश कानून यानी कानून जो है सीधे लागू नहीं होंगे, बल्कि गवर्नर जनरल का एक विशेष एजेंट रहेगा, जिसमें प्रथम कैप्टन थॉमस विकल्सन थे शासन चलाएगा। ठीक है, यानी इसमें एक छोटा सा एजेंट टाइप में रहेगा, गवर्नर जनरल के रूप में विशेष एजेंट, वही जो है शासन चलाएगा। तो इस तरीक़ा से अगला परिणाम था वो था दोस्तों कि मानकी मुंडा व्यवस्था को आंशिक मान्यता। तो आदिवासियों के गुस्से को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था जो कि हो और मुंडा जनजातियों की मानकी मुंडा व्यवस्था को प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के लिए दोबारा आंशिक रूप से मान्यता देने का काम किया, यानी फिर से उसका मान्यता दिया। अगला परिणाम है दोस्तों कि जमींदार गढ़वाली पुलिस व्यवस्था। तो इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए रामगढ़ कलेक्ट्री को समाप्त कर दिया गया और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से जमींदारी पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो ये सभी जो है दोस्तों हमारा कोल विद्रोह का कारण परिणाम था। हम इस क्वेश्चन के माध्यम से हर एक चीज़ डिटेल में समझ लिए। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष आपको देख लेना है, निष्कर्ष लिखना जरूरी है, ठीक है, मार्क्स अच्छा मिलता है। तो देखिए निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि कोल विद्रोह भले ही बंदूक के दम पर दबा दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को झुका दिया था। इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को आदिवासियों की ताकत का एहसास हुआ और उन्हें छोटा नागपुर के लिए नई कानून बनाने पड़े तथा आदिवासियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था को दोबारा स्वीकार करना पड़ गया था। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे कि संथाल हुल के कारण एवं परिणाम पर प्रकाश डालिए। तो चलिए समझेंगे दोस्तों आखिर इसका आंसर। तो देखिए आंसर है कि संथाल हुल जो हमारा 30 जून 1855 को माना जाता है, तो झारखंड के इतिहास में अंग्रेजों और बाहरी शोषकों के खिलाफ हुआ सबसे बड़ा और खूनी आदिवासी विद्रोह था। खूनी यानी कि इसमें जो है पूरी तरीक़ा से विद्रोह किया गया था। यह मुख्य रूप से संथाल परागण क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन छीने जाने, भारी टैक्स लगाने और महाजनों के अत्याचारों के विरोध में हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव नाम के 4 भाई कर रहे थे। ठीक है, यानी ये जो हमारा संथाल हुल हुआ था उसका नेतृत्व 4 भाई कर रहे थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण था, यानी संथाल हुल के कारण। तो देखिए संथाल विद्रोह के पीछे दोस्तों औपनिवेशिक शासन की शोषण नीतियां और बाहरी लोगों का अत्यधिक अत्याचार था। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला हो गया अस्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 और जमीन का छीनना, मालिक से मजदूर बनना, यानी लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा लागू किए गए अस्थायी बंदोबस्त के कारण संथालों की अपनी ज़मीन पर ही मालिकाना हक खत्म कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ा जो है कारण रहा था। फिर हो गया भारी लगान दोस्तों। तो अंग्रेज़ों ने संथालों की उपजाऊ ज़मीन पर भारी टैक्स वगैरह लगा दिया, जिसे चुकाना उनके लिए असंभव था। लगान ना देने पर उनकी पुश्तैनी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी। तो ये पहला रीज़न था, पहला कारण था। दूसरा कारण है दिक्सुओं यानी बाहरी महाजनों और साहूकारों का भयंकर शोषण। कर्ज का जाल बिछाया दोस्तों, यानी लगान चुकाने के लिए संथालों को बाहरी महाजनों से कर्ज लेना पड़ रहा था और ये महाजन 50% से लेकर 500% तक ब्याज वसूलते थे। बंधुआ मजदूरी दोस्तों यानी कमियां पर था। तो अनपढ़ होने के कारण संथालों का अंगूठा लगवाकर उनकी ज़मीन और मवेशी हड़प लिए जाते थे और उन्हें पीढ़ियों तक बंधुआ मजदूर बनाकर रहना पड़ता था, यानी वहाँ मजदूरी भी करो लेकिन कुछ न मिलता था। ठीक है, वो हिसाब से। अगला जो कारण था वो था दोस्तों पुलिस, अदालत और ब्रिटिश प्रशासन का भ्रष्टाचार, पक्षपात पूर्ण कानून। जब संथाल अपनी फरियाद लेकर अंग्रेजों की पुलिस या फिर अदालत में जाते थे तो ब्रिटिश अधिकारी हमेशा अमीर बाहरी महाजनों का ही साथ देते थे। पुलिस खुद संथालों को परेशान करती थी, जिससे आदिवासियों का कानून पर से पूरी तरीक़ा से भरोसा उठ गया था। तो ये भी रीज़न रहा था विद्रोह का। चलिए आगे हमारा दोस्तों बोल रहा है कि भागलपुर राजमहल रेल परियोजना में अत्याचार, जबरन मजदूरी। इस क्षेत्र में जब रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ तो ब्रिटिश ठेकेदारों ने संथाल पुरुषों से बिना पैसे दिए दिन रात काम करवाने का काम किया, यानी बिना पैसा दिए दिन रात काम करवाया। अमानवीय व्यवहार, विरोध अगर कोई करता था
तो उसे कीड़े के जैसा मारपीट किया जाता था, यानी कोड़े से मारपीट किया जाता था और उनकी महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार किया जाता था। इसलिए लोग विरोध भी नहीं करते थे, जिससे संथालों के भीतर गुस्से का बारूद तैयार हो गया और ये भी रीजन बना था, ये भी कारण रहा था विद्रोह का। तत्कालीन कारण क्या रहा था जिसके बाद तुरंत जो है विद्रोह हो गया? तो देखिए, महेश लाल दंत की हत्या। तो संथालों ने चोरी के एक झूठे आरोप में अपने साथियों की गिरफ्तारी का विरोध किया। दरोगा महेश लाल दंत ने महाजनों के पक्ष में आकर संथालों को प्रताड़ित किया। इसके गुस्से में संथालों ने दरोगा और उसके पुलिसकर्मियों को जो है मौत की घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरी क्षेत्र में क्रांति की आग लगा दी। तो ये सभी कारण रहा था दोस्तों हमारा संथाल विद्रोह का या फिर संथाल हुल का। चलिए इसकी घटना और इसका दमन देख लेते हैं। तो 30 जून 1855 को भोगराडी गांव में लगभग 400 गांवों के 50,000 से ज़्यादा संथाल इकट्ठा हुए। सिंधु और कान्हू ने घोषणा की भगवान ने उन्हें विदेशियों को खदेड़ने का आदेश दिया है। संथालों ने हुल यानी विद्रोह का नारा दिया और महाजनों के घरों, थानों और सरकारी दफ्तरों को फूंक दिया, यानी कि आग लगा दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी और मार्शल लॉ लगा दिया। अंग्रेजों की बंदूकें और तोपों के सामने संथालों के तीर धनुष टिक नहीं सकी। इस क्रूर दमन ने सिद्धू कान्हू सहित लगभग 15,000 संथाल इसमें शहीद हो गए। तो ये घटना था। इसका परिणाम क्या निकला संथाल हुल का, तो वो देखेंगे। भले ही सैनिक जो है वो यानी सैनिक रूप से संथाल की यह लड़ाई हार गए, लेकिन उनके इस बलिदान ने ब्रिटिश शासन को घुटने टेकने और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने पर मजबूर कर दिया। इसके मुख्य परिणाम निम्नलिखित है। क्या क्या परिणाम हुआ? तो देखिए, पहला है दोस्तों कि संथाल परागन जिले का निर्माण जो कि 1855 में हुआ था। तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि इस क्षेत्र पर सामान्य नियमों से शासन नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने भागलपुर और बीरभूम के क्षेत्रों को मिलाकर एक नया जिला बनाया जिसको संथाल परागन बनाया। फिर दूसरा, नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया दोस्तों। तो इस जिले यानी इस नए जिले को नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसका मतलब था कि यहाँ भारत के बाकी हिस्सों की तरह सामान्य ब्रिटिश कानून लागू नहीं होगा। यहाँ शासन चलाने के लिए एक विशेष कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो ये फिर हमारा परिणाम था कि यूल नियम जो कि 1856 में लागू हुआ था दोस्तों। तो कमिश्नर जॉर्ज यूल के नाम पर 1856 ईस्वी में यूल नियम लागू किया गया, जिसके तहत संथालों की पारंपरिक मांझी परागन शासन व्यवस्था को दोबारा कानूनी मान्यता दी गई। अब गांवों में पुलिस का काम खुद गांव के मांझी यानी कि जो प्रधान होते थे उनको सौंप दिया गया, जिससे बाहरी पुलिस का हस्तक्षेप बंद हो गया। वो लोग जो है आपस में ही कोई भी छोटा मोटा मैटर है उसे सुलझा लिया करते थे। चलिए आगे हमारा है दोस्तों कि संथाल परागन काश्तकारी अधिनियम जिसको एसपीटी एक्ट बोलते हैं, इसकी नींव रखी गई। तो इस विद्रोह के अनुभवों के कारण ही आगे चलकर संथालों की जमीनों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए ताकि भविष्य में कोई भी बाहरी दिक्कतों या फिर महाजन धोखे से संथालों की जमीन ना हड़प सके। तो ये सभी इस विद्रोह का यानी संथाल हुल विद्रोह का दोस्तों परिणाम रहा था। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष है हमारा कि संथाल हुल भले ही बंदूक के दम पर दबा दिया गया, यानी इसको जो है बंदूक के दम पर दबा दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को आदिवासियों का ताकत का एहसास हुआ था दोस्तों। इसके बाद उन्होंने संथाल परागन नाम का एक नया जिला भी बनाया और आदिवासियों की जो पुरानी व्यवस्था थी जो कि मांझी परागन शासन व्यवस्था, उसको दोबारा कानूनी मान्यता भी देने का काम किया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बिरसा मुंडा के उलगुलान के कारण, घटनाएं और महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं। आंसर है दोस्तों कि झारखंड के इतिहास में वर्ष 1895 से लेके 1900 के बीच उलगुलान सबसे बड़ी क्रांति यानी आदिवासी विद्रोह रहा था, जिसका अर्थ है दोस्तों महान हलचल। ठीक है, उलगुलान का अर्थ क्या है? महान हलचल। इस आंदोलन के नेता भगवान बिरसा मुंडा थे। यह विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के अत्याचार और जमींदारों द्वारा
आदिवासियों की जमीन हड़पने के खिलाफ, उनके जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लड़ा गया था। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या क्या मुख्य कारण था। तो उल गुलान के प्रमुख कारण दोस्तों, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए इस महाविद्रोह के पीछे कई गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक कारण था। तो देखिए पहला हमारा है कि पारंपरिक खुट खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति। तो मुड्डा जनजाति में भूमि स्वामित्व की एक पारंपरिक व्यवस्था थी जिसे खुटकट्टी व्यवस्था कहा जाता है, यानी सामूहिक खेती कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसके स्थान पर जमींदारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दिया, जिससे मुंडा अपनी ही जमीन पर मालिक से मजदूर बन गए। तो ये रीजन रहा था, ये आपका कारण रहा था। दूसरा कारण है दोस्तों, वो है भिक्षुओं यानी कि बाहरी लोगों द्वारा क्रूर शोषण। तो अंग्रेजों के संरक्षण में जमींदार, महाजन, साहूकार और ठेकेदार, जिन्हें आदिवासी भिक्षु कहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में घुस गए। उन्होंने आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाया और उनकी उपजाऊ जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। तो ये भी रीजन रहा था दोस्तों। अगला तीसरा रीजन है बैगारी यानी बंधुआ मजदूरी पर था। तो जमींदार और ब्रिटिश अधिकारी आदिवासियों ने जबरन और बिना किसी मजदूरों के काम करवाते थे। मना करने पर उन पर भीषण अत्याचार किया जाता था, जिसने आदिवासियों को यानी जिससे आदिवासियों के अंदर भारी असंतोष पैदा हुआ दोस्तों। चौथा कारण है कि ब्रिटिश वन कानून। तो अंग्रेजों ने नए वन कानून लागू कर आदिवासियों को जंगल में प्रवेश करने, लकड़ी काटने, पशु चराने और वनोपज इकट्ठा करने से रोक दिया गया। यह उनके पारंपरिक अधिकारों पर सीधा हमला था, क्योंकि आदिवासियों का जीवन पूरी तरीके से जंगल पर ही निर्भर रहता, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। पांचवा देखेंगे तो ईसाई मिशनरियों की गतिविधि और सांस्कृतिक प्रहार। तो आदिवासियों की गरीबी का फायदा उठाकर ईसाई मिशनरियों बड़े पैमाने पर अपना यानी उनका धर्म परिवर्तन करा रही थी। प्रारंभ में आदिवासियों को लगा कि ईसाई बनने से उन्हें न्याय मिलेगा, यानी उन्हें क्या लगा शुरू में कि ईसाई अगर वो बन जाते हैं तो उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन जब मिशनरियों ने भी जमींदारों का साथ दिया तो आदिवासियों का महाभंग हो गया, यानी अलग से उनके अंदर नफरत पैदा हो गया। उन्हें लगा कि उनकी पारंपरिक संस्कृति और धर्म खतरे में है। तो ये भी कारण था विद्रोह का। छठा कारण है दोस्तों कि न्यायिक और प्रशासनिक विफलता। तो अंग्रेजी अदालतों और पुलिस हमेशा जमींदारों और साहूकारों का पक्ष लेती थी। आदिवासियों के लिए न्याय पाना असंभव हो गया था, यानी अगर पुलिस के पास भी जाया गया तो वो क्या करते थे, तो जमींदारों और साहूकारों का पक्ष लेती थी, सपोर्ट करती थी आदिवासियों के लिए और कुछ नहीं करती थी। ठीक है, उन्हें और ब्लेम कर दिया जाता था कि आप ही की गलती है। इससे उनका व्यवस्था से पूरी तरीक़ा से भरोसा उठ गया। तो ये सभी रीजन रहा था उलगुलान विद्रोह का दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे आंदोलन की मुख्य घटनाएं, जिसमें हमारा हुआ बिरसा मुंडा का उदय, जो कि 1895 में। तो बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित किया। उन्होंने आदिवासियों को अंधविश्वास छोड़कर सिंह बोगा यानी कि भगवान की एक ईश्वर की पूजा करने का संदेश दिया और एकजुट किया। विद्रोह की घोषणा 24 दिसंबर 1899। तो खुट्टी के डोबारी बुरू पहाड़ी से उलगुलान का शंखनाद हुआ दोस्तों। आदिवासियों ने तीर धनुष से थाने, मिशनरियों और सरकारी दफ्तरों पर हमले शुरू कर दिए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में डोम्बारी बूरो का नरसंहार, जो कि 9 जनवरी 1900 को, तो ब्रिटिश सेना ने डोम्बारी पहाड़ी को घेरकर अंधाधुन गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों निर्दोष आदिवासी शहीद हो गए। इसे झारखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। यानी क्या हुआ, अब अंग्रेज ब्रिटिश शासन जो है वो पहाड़ी को घेर लिए और साथ ही साथ पूरा अंधाधुन गोली चला दी, जिसमें जितने भी आदिवासी थे, बहुत सारे आदिवासी, निर्दोष आदिवासी वगैरह शहीद हो गए हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा की मृत्यु दोस्तों, तो 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमयी परिस्थिति में उनका निधन हो गया। तो ये बिरसा मुंडा का निधन हो गया, ये घटना था। देखिए ऐतिहासिक महत्व और इसका परिणाम क्या रहा, यानी इस विद्रोह का, उलगुलान विद्रोह का क्या परिणाम रहा था दोस्तों, क्या महत्व रहा था। तो पहला देखिए ये है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट, जो कि 1908 में लाया गया था, यह इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी। विद्रोह से डरकर
ब्रिटिश सरकार ने 1908 में सीएनटी कानून पास किया, जिसके तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने पर पूरी तरीक़ा से रोक लगा दी गई और ये अभी भी की नियम चलते आ रहा है। यानी आदिवासी का ज़मीन जो है वो गैर आदिवासियों को बेचने पर पूरी तरीक़ा से रोक लगा दिया। दूसरा है दोस्तों कि खुंट कट्टी अधिकारों की बहाली। अंग्रेजों को आदिवासियों की पारंपरिक सामूहिक भूमि व्यवस्था के महत्व को स्वीकार करना पड़ा और इसे कानूनी मान्यता देनी भी पड़ी। तीसरा क्या है, प्रशासनिक सुधार। आदिवासियों की समस्या को करीब से सुलझाने के लिए खुट्टी और गुमला को नए अनुमंडल के रूप में गठित कर दिया गया। चौथा क्या परिणाम था, वो था दोस्तों राजनीतिक चेतना का उदय। तो उल गुलान ने आदिवासियों के भीतर सोई हुई राजनीतिक चेतना को जगाया। इसने सिद्ध किया कि आधुनिक हथियारों के सामने भी केवल तीर धनुष के बल पर अपने अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है। निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि बिरसा मुंडा का उलगुलान समाजवादी शोषण के खिलाफ जन आकांक्षाओं का महाविस्फोट था। यद्यपि यह सैन्य रूप से दबा दिया गया, यानी ये सैनिक तरीका से गोलियां चला के दबा दिया गया, लेकिन इसे ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आदिवासियों को उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच जो कि सीएनटी एक्ट दिलाया। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा और उनका उलगुलान हमेशा के लिए अमर रहेगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे कि झारखंड में ब्रिटिश शासन के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आंसर समझेंगे दोस्तों, आंसर है कि झारखंड में अंग्रेजों का आना यहाँ के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। अंग्रेजों ने पहले यहाँ के लोग आज़ाद थे, यानी अंग्रेज से पहले यहाँ के लोग जो हैं वो आज़ाद थे, अपनी ज़मीन और जंगलों से आत्मनिर्भर जीवन जी रहे थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के आने के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरीक़ा से बदल गई। अंग्रेज़ों ने यहाँ की ज़मीनों पर कब्जा करने और यहाँ के खजाने लूटने के लिए कई कड़े नियम बनाए, जिसका झारखंड के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। यानी इससे पहले यहाँ के जो आदिवासी थे पूरी तरीक़ा से खुश रहा करते थे, ठीक है, वो अपनी ज़मीन जंगलों से आत्मनिर्भर जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन आया, ठीक है, बहुत सारा नियम वगैरह लगाया, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी पूरी तरीक़ा से बदल गई। दोस्तों देखिए इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। तो अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण झारखंड की पुरानी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो गई। इसके मुख्य आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित थे, क्या क्या थे। तो पहला देखिए, पुरानी जमीन व्यवस्था का अंत। पहले मुंडा समाज में खुटकट्टी जैसी व्यवस्था थी, जहां पूरी जमीन पूरे गांव की सामूहिक संपत्ति हुआ करती थी। अंग्रेजों ने आकर इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया दोस्तों, और ज़मीन को व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया, जिससे आदिवासियों का अपनी ही ज़मीन पर अधिकार कमज़ोर हो गया। तो ये आर्थिक प्रभाव रहा था। दूसरा है कि भारी टैक्स का बोझ। तो अंग्रेज़ों ने आदिवासियों की ज़मीनों पर भारी टैक्स लगा दिया। जब गरीब आदिवासी समय पर टैक्स नहीं दे पाते थे तो अंग्रेज़ उनकी ज़मीन को छीनकर नीलाम कर देते थे। इससे आदिवासी अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बन गए। तीसरा है दोस्तों, भिक्षुओं यानी बाहरी लोगों द्वारा शोषण। तो टैक्स चुकाने के लिए आदिवासियों को पैसे की ज़रूरत होती थी। यानी यही फ़ायदा उठाकर बाहर के जो महाजन हैं, साहूकार हैं और व्यापारी झारखंड आए, जिन्हें आदिवासी भिक्षु कहते हैं। इन बाहरी लोगों ने आदिवासियों को महंगे ब्याज दर पर कर्ज दिया और धोखा देकर उनकी ज़मीनें भी हड़प लेने का काम किया। तो ये आर्थिक रहा था दोस्तों, आर्थिक प्रभाव है। चलिए, बेगारी प्रथा यानी बिना पैसे का काम। अंग्रेज़ों और ज़मींदारों ने आदिवासियों से जबरन काम कराना शुरू कर दिया। आदिवासियों को दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन बदले में उन्हें कोई भी मजदूरी या फिर पैसे नहीं मिलते थे। इसे बेगारी प्रथा कहा जाता है। पांचवा देखिए वो है दोस्तों कि कड़े वन कानून। आदिवासियों का पूरा जीवन जंगल पर निर्भर था, लेकिन अंग्रेज़ों ने नए वन कानून बनाकर आदिवासियों को जंगल में जाने, लकड़ी काटने और मवेशी चराने यानी जानवर वगैरह चराने पर रोक लगा दिया। इससे आदिवासियों के सामने भूखा मरने की नौबत आ गई। तो ये हमारा आर्थिक प्रभाव रहा था, ठीक है। सामाजिक प्रभाव देखिए तो देखिए है दोस्तों कि पैसों और ज़मीन के भीषण यानी शोषण के साथ साथ
अंग्रेजों ने आदिवासियों के समाज और संस्कृति को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। क्या किया? तो देखिए, पारंपरिक शासन व्यवस्था वगैरह की समाप्ति, तो आदिवासियों की अपनी पंचायत और न्याय करने की पुरानी व्यवस्था जो कि पढ़ा राजा व्यवस्था हो गया, मुंडा मानकी व्यवस्था, इन सभी को अंग्रेजों ने अपनी पुलिस और कचहरी यानी अदालत वगैरह चालू करके आदिवासियों की इन पुरानी और विश्वसनीय संस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर दूसरा हो गया ईसाई मिशनरियों का आना और धर्म परिवर्तन करना। तो ब्रिटिश शासन के दौरान कई ईसाई मिशनरियां झारखंड आई। उन्होंने यहाँ स्कूल और अस्पताल तो खोले, लेकिन साथ ही आदिवासियों की गरीबी का फ़ायदा उठाकर उनका बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया, यानी धर्म चेंज करवाने का काम किया दोस्तों। तीसरा देखिए वो है हमारा कि समाज में फूट पड़ना। तो धर्म परिवर्तन के कारण आदिवासी समाज दो भागों में बंट गया, एक ईसाई आदिवासी और दूसरा गैर ईसाई आदिवासी। इसमें आदिवासियों का पूरा आपसी भाईचारा, सामाजिक एकता और उनके पारंपरिक त्यौहार जैसे कि सरहुल कर्मा वगैरह जो है पूरी तरीक़ा से कमज़ोर पड़ गया था। यानी एक तरफ जो है वो ईसाई में जो कन्वर्ट हो चुके थे वो थे, और एक तरफ जो है वो पूरी तरीक़ा से जो आदिवासी थे वो थे। ठीक है। चौथा है देखिए आदिवासियों का पलायन यानी घर छोड़ना। तो झारखंड में भूखमरी और गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि लाखों आदिवासियों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अंग्रेज उन्हें चाय बागानों में काम कराने के लिए असम, अंडमान और यहाँ तक कि विदेशों में बंधुआ मजदूर बनाकर ले गए थे, यानी काम तो करवा रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे। पांचवा हो गया ऐतिहासिक विद्रोह की शुरुआत। तो अंग्रेजों के इस दोहरे शोषण यानी आर्थिक और सामाजिक शोषण के खिलाफ आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। इसी के परिणाम स्वरूप झारखंड में कई बड़े आंदोलन वगैरह भी हुए, जैसे कि कौल विद्रोह, संताल विद्रोह, बिरसा मुंडा उलगुलान वगैरह। ठीक है, तो ये सब हुआ था। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते दोस्तों। निष्कर्ष लिखा है कि अंग्रेजों के आने से झारखंड के आदिवासियों की कमाई और रहन सहन दोनों बर्बाद हो गया। यानी इनसे पहले वो लोग अच्छे से रहते थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए उनका रहन सहन, कमाई वगैरह सब का सब तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। अंग्रेज़ों ने उन्हें गरीब बनाया और उनकी संस्कृति को भी चोट पहुंचाने का काम किया। लेकिन इसी अत्याचार के कारण सभी आदिवासी एक हो गए और उन्होंने अपनी जमीन जंगल को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जोरदार लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारा विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, तो ये है दोस्तों। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपका मेजर 11 इतिहास के लिए हमने सिर्फ 9 प्रश्न लिए हैं और ये 9 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।